प्रभा मंथन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया पे और राष्ट्रीय चैनलों पे मैंने ये देखा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की होड़ लगी हुई है। हर तरफ चर्चा है कि कौन से उनके अंदर गुण है, कैसा उनका व्यक्तित्व है जो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। मित्रों, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी यही चाहत रहती है कि कांग्रेस के वोटों का बंटवारा हो जाए, विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो जाए, ताकि वो बहुत ही आसानी से सत्ता पर काबिज रहे। या यूँ हम कहें कि जो विपक्ष का जो कांग्रेस के अलावा जो विपक्ष है, जिसको हम महागठबंधन के लोग से नाम दे रहे हैं, यही मुख्य वजह है जो है कि जो मोदी को जो है वो आगे की रेख स्तर बढ़ा देता है। मैं उसका आपको कारण बताता हूँ। जो है देखिए, अगर जो क्वालिटी होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री के रेस में आदमी के लिए या उस पार्टी के लिए, वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं जो नीतीश के अंदर हैं या कांग्रेस का जो भी लीडर नेतृत्व जो आएगा उसके अंदर है। इन दोनों को अगर आप तुलना करेंगे तो आप स्पष्ट ये समझ जाएंगे कि नीतीश को आगे बढ़ा करके महागठबंधन केवल जो मोदी या भारतीय जनता पार्टी जो विरोधी जो मत हैं उनमें भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं पैदा कर रहा है। जहाँ तक जदयू की बात है, यह इस पार्टी का स्तर कहीं भी उस लेवल पे नहीं है कि इसको हम राष्ट्रीय पटल पर एक प्रधानमंत्री, इसके नेतृत्व को प्रधानमंत्री के रूप में हम ले आ सके। अभी मैं आज न्यूज़ 24 पे देख रहा था, कल मैं किस चैनल पर मैं सुन रहा था कि नीतीश कुमार को ये बताया जा रहा है कि वो ओबीसी पिछड़ी जाति के हैं और उनके जाति का वोट यूपी में है, बिहार में है, गुजरात में है, ऐसे जगह पे है और वो काफ़ी प्रभावशाली है। ये सब बता करके ये एक दिशा मोड़ना है कि लोग कांग्रेस की तरफ ध्यान ना दें। मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि वास्तविक जो विपक्ष है उसका प्रधानमंत्री का नेतृत्व किसे करना चाहिए। और मैं कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आधारभूत योग्यताएं हमने तय किया हुआ है कि प्रधानमंत्री की रेस में किस व्यक्ति को होना चाहिए। देखिए, अगर हम किसी सरकार के बारे में सोचें तो अस्थायित्व जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। कांग्रेस के अलावा विपक्ष की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो केंद्र में कभी सत्ता में आई हो और वो पूरे 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया हुआ है। लिहाजा इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसमें कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री की रेस में वो नेतृत्व करने वाली वो ज्यादा योग्य है बनस्पत के विपक्ष के किसी और नेता से, चाहे वो नीतीश ही क्यों ना हो। दूसरा, अगर हम आधार देखें कि जनाधार का आधार देखें तो पूरे भारत में जो 2019 का चुनाव देखिए तो लगभग 20% के पास वोट जो है वो कांग्रेस पाई थी। और 2014 में भी उसका वोट परसेंटेज वो इसी के लगभग में था। भले ही सीटों में थोड़ी 14 में कम, इस बार थोड़ी सी अधिक हो गई थी, लेकिन वो वोट परसेंटेज लगभग बराबर रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 14 में 31 कुछ वोट पाई थी अकेले भाजपा, और इस 2019 के चुनाव में 37 पॉइंट समथिंग, यानी कुछ 6% वोट बढ़ा। जरा इसको गौर कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है 6%, कांग्रेस का वोट न बढ़ा न घटा, यानी कि कांग्रेस की जो मतदाता है वो स्थिर है। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर वोट बढ़ा है, इसका मतलब कि जो अन्य विपक्ष के लोग हैं उनका वोट घटा है। लोग उनके तरफ न जाकर के बीजेपी की तरफ गए हुए हैं। ये बता रहा है कि कांग्रेस के पास जो भी लोग हैं उनके अंदर अस्थायित्व है, उस पार्टी को पकड़े हुए हैं। इनके अंदर वो अस्थायित्व नहीं है। जनाधार का एक और भी रूप अगर देखें तो भौगोलिक स्तर पर भी तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पे कांग्रेस का वोट नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष को देखिए तो हर लोग अपने अपने राज्यों में ही सीमित हैं। जहाँ तक जदयू की बात है तो मैं आज एक लिस्ट 2019 का मैं देख रहा था, तो ऊपर से लेकर नीचे तक
कुल 10 पार्टियों का मैंने देखा वोट परसेंटेज, तो 10वें नंबर पे CPI-M आया, जिसका कि राष्ट्रीय स्तर पर कुल वोटों का जो प्रतिशत है उसका 1.75% था। इस 10 में जदयू का कहीं नाम नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि जो 10 पार्टियां हैं ऊपर की वोट परसेंट के हिसाब से, उसमें न सीट के हिसाब से और न वोट के हिसाब से नीतीश जो है वो आगे चल रहे हैं। बल्कि अगर हम इसमें देखा जाए तो दूसरे जो पायदान है कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस का वोट परसेंटेज 20% है और उसके बाद से जो है वो ममता जी का TMC का वोट परसेंटेज 4.07 लगभग 4% के आसपास है और उससे थोड़ा ही कम मायावती का है। हालांकि मायावती के पास सीट कम है जो है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो नीतीश कहीं भी जो है ये इस रेस में वो नहीं दिखते हैं जो है। अच्छा, एक और भी बात है, अगर हम अनुभव को भी देखें तो राष्ट्रीय पटल पे तो केंद्र के पास जो सरकार जो चली है अब तक जो है आज़ादी के बाद से, उनका एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव है। वो चाहे देश के अंदर और देश के बाहर विदेश की नीतियां भी चलाने के लिए, तो एक उनका लंबा अनुभव है। वो नीतीश जी के पास नहीं है। नीतीश जी तो अपने ही राज्य में कभी यहाँ कभी वहाँ, एक तरह से हम उसको फेल पास कहते चले तो ज़्यादा शक्ति नहीं होगी जो है। तो इस लिहाज से भी नीतीश कहीं भी कांग्रेस के तुलना में कहीं खड़े नहीं होते हैं। अगर हम ये देखें भरोसे के लायक जो है, तो देखिए नीतीश जी के जो 8 बार मुख्यमंत्री पद का जो इस बार जो शपथ लिए हैं और कुछ 17-18 साल उन्होंने मुख्यमंत्री काल रहा उनका जो है, इसमें देखिए तो ये बहुत ही अस्थिर रहे हैं जो है। ये कभी ऐसे पार्टी के साथ जा रहे हैं जब ये कहते हैं कि मैं इसके साथ कभी जा ही नहीं सकता हूँ, फिर कुछ ही सालों के बाद ऐसे जगह आप आ जाते हैं जब फिर कहते हैं कि मैं उसके साथ नहीं जा सकता हूँ। ये कभी इनको लगता है कि सांप्रदायिकता के विरोध में हमें जाना चाहिए, कभी लगता है कि हमको भ्रष्टाचार के विरोध में जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही अस्थिर आदमी है। यूँ कहा जाए तो एक तरह से इसको हम पदलोलू भी कह सकते हैं कि जब भी समय आए और इनकी न चले, एक अहम की भूमिका में हमेशा ये इन्होंने कहा कि इनका जो अहंकार है हमेशा टकराता रहता है। क्योंकि बिहार में एक ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं कि बिना इनके सपोर्ट के या जो वोटों का जो इस तरह का हिसाब है नहीं हो सकता था। लिहाजा ये कम सीट पा करके भी हमेशा मुख्यमंत्री रहे और ये इधर से उधर ये कार्य करते रहे। तो इस दृष्टिकोण से भी देखा जाएगा तो भरोसे की भी लायक जो है ये इनका इस पद के अनुरूप जो है ये शोभित नहीं होते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि इनकी छवि एक ईमानदार छवि है। भाई देखिए, ईमानदार छवि मैं कह रहा हूँ कि कोई एक परिवार हो, परिवार का मुखिया बहुत ईमानदार हो और परिवार के और उस मुखिया के और जो भाई हैं 4-5, वो पता लगे कि कहीं गुंडई कहीं चोरी करके पैसा ला रहे हैं घर में और घर का सारा काम चल रहा है, सारा काम घर का चल रहा है और उसी घर में उसी घर के अन्न जो है वो नीतीश जी खा रहे हैं। तो आप ये बताइए तो दोषी हुए कि नहीं हुए? तो ये कहना कि वो ईमानदार हैं और बाकियों के बल पे ही हैं, तो यहाँ भी इस ईमानदारी को हम ईमानदारी नहीं कहेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जब ये अभी जब दिल्ली गए हुए हैं तो दिल्ली से जब सारे नेताओं से मिले तो इन्होंने दिल्ली के बाहर किससे मिला? ओम प्रकाश चौटाला जी। ओम प्रकाश चौटाला जो शिक्षा विभाग में नौकरियों के घोटाले के लिए 10 साल जेल में रहे हैं, उनसे ही मिलकर के आए। तो भ्रष्टाचारियों से मिलकर के, भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला के आप सरकार में हैं और आप ईमानदार बने हुए हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये कांग्रेस की तुलना में बहुत हल्का है, ये प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है। अभी जो कुछ भी हो रहा है ये पूरा का पूरा मीडिया वो कांग्रेस को हटा करके और इनको जो है आगे बढ़ा रहा है। मेरे ख्याल से यह भारतीय जनता पार्टी के ही हिसाब से सब कुछ हो रहा है। और हमको तो लगता है ये कि 2024 का जो चुनाव होगा, एक बार फिर
भारतीय जनता पार्टी को ये वोटों की बिखराव करके, असल में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो वोटों का जो बिखराव हो रहा है, इसमें जो मुस्लिम मतदाता है वो कंफ्यूज है। मुस्लिम मतदाता जब तक कांग्रेस की तरफ नहीं झुकेगा, केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। तो मुस्लिम मतदाता जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके तरफ झुक जा रही हैं, लिहाजा कांग्रेस जो है, जो उत्तर भारत में है, जो एक बहुत बड़ा चंक है, वहां जो है वो कमजोर पड़ जा रहा है। तो ये समझना पड़ेगा जो है विपक्ष को भी जो है कि कांग्रेस को उसकी जो हैसियत है उसके अनुसार उसको चलने दे, नहीं तो फिर मोदी का जो ये रथ है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मेरा आज का वीडियो इसी पे था कि वास्तविक जिसको हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री बनने लायक वो कांग्रेस का ही नेतृत्व है। दूसरा नेतृत्व कोई अगर आ रहा है तो यह भाजपा को आगे आने का मार्ग और प्रशस्त कर रहा है। मित्रों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और मैं आगे एक बिहार पर फिर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।